हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर आपने अभी नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें, देन इस पार्ट को वॉच करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकारों, गैर शासकीय राजनीतिक संस्थाओं, कबीलों, समुदायों व उनकी प्रक्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति क्या है कि तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकारों, गैर शासकीय राजनीतिक संस्थाओं, कबीलों, समुदायों व उनकी प्रक्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा ब्रायबंती ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। ब्रायबंती ने क्या लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद परिभाषाएं जरूर लिखें एग्जाम में। सेकेंड है एडवर्ड ए फ्रीमेन ने तुलनात्मक राजनीति के बारे में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन में विश्लेषण है। एडवर्ड ए फ्रीमेन ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन व विश्लेषण है। थर्ड है राय सी मैक्रेडिस के अनुसार हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही हैं और इन विविधताओं में समान तत्वों की छानबीन करने के प्रयास को तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाना चाहिए। रायसी मैक्रेडिस के अनुसार हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवित रही हैं और ये विविधताएं समान तत्वों की छानबीन करने के प्रयासों को तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किया गया है। फोर्थ है एम कार्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमित समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। एम कार्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचों का ही अध्ययन न करके बल्कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी बदल चुकी है। इसीलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेदों का उभरना भी स्वाभाविक ही है और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधित दो मत प्रचलित हैं। फर्स्ट है तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक या अनुलंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है। सेकेंड है तुलनात्मक राजनीति एक अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। फर्स्ट क्या तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक या अनुलंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है। सेकेंड है तुलनात्मक राजनीति एक अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति है कि आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचों का ही अध्ययन न करके बल्कि राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी बदल चुकी है। इसीलिए आज भी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेदों का उभरना भी स्वाभाविक ही है और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधित दो मत प्रचलित हैं। तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक या अनुलंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है। सेकेंड है तुलनात्मक राजनीति एक अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र आज एक विवादास्पद विषय है। आज तुलनात्मक राजनीति समकालीन दौर में है और आज तुलनात्मक राजनीति की सीमा व मानकों तथा व्यवहारों के पारस्परिक संबंधों के बारे में काफ़ी विवाद है। तुलनात्मक राजनीति की सीमाओं के बारे में परंपराओं तथा आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण एक मत नहीं है। आज तुलनात्मक राजनीति के सामने ये समस्या है कि इसमें तथा
इसमें क्या शामिल किया जाए या क्या नहीं, तथा शामिल करने या न करने का आधार क्या है। सीमा संबंधी विवाद के बारे में सभी राजनीतिक शास्त्री इस बात से तो सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है और इसमें सरकारी ढांचे के साथ साथ सरकारों की कार्यप्रणाली तथा गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक कार्य व व्यवहार शामिल हैं। लेकिन उनमें राजनीतिक क्रियाकलापों का सरकार की क्रियाकलापों की व्याख्या को लेकर मतभेद है। इस बारे में उनके दो दृष्टिकोण हैं, कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इन दृष्टिकोणों की उपयोगिता को लेकर भी राजनीति शास्त्रियों में परस्पर विवाद है। तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है? तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र आज एक विवादास्पद विषय है। तुलनात्मक राजनीति संक्रमणकालीन दौर में है और सीमा व मानकों तथा व्यवहारों के पारस्परिक संबंधों के बारे में काफ़ी विवाद है और सीमाओं के बारे में परंपराओं आधुनिक राजनीतिक विश्लेषक एकमत नहीं है। और आज तुलनात्मक राजनीति के सामने ये समस्या है कि इसमें क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं, शामिल करने या ना करने का आधार क्या हो। सीमा संबंधी विवाद के बारे में सभी राजनीतिक शास्त्र इस बात पर सहमत है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है या इसमें सरकारी ढांचे के साथ साथ सरकारों की कार्यप्रणाली या गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक कार्य व व्यवहार शामिल है। लेकिन उनमें राजनीतिक क्रियाकलापों का सरकार के क्रियाकलापों की व्याख्या को लेकर मतभेद है और इसी कारण दो दृष्टिकोण है, कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इन दृष्टिकोणों की उपयोगिता को लेकर भी राजनीतिक शास्त्रियों में परस्पर विवाद है। कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहार तथा सरकारी ढांचे व संरचनाओं का ही अध्ययन किया जाए और इसके विपरीत किसी अन्य आधार पर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना बेईमानी होगी। इसीलिए इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार के औपचारिक अध्ययन पर ही बल देते हैं। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण के आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार का अध्ययन सतही व दिखावटी होगा और इससे राजनीतिक प्रक्रियाओं का व व्यवहार की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और चीन और रूस की संवैधानिक विधि से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था व उसके व्यवहार का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह ब्रिटेन व भारत में भी संविधान के ढांचे के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार का सही आंकलन नहीं किया जा सकता और भारत में लंबे समय से केंद्र व राज्यों में कांग्रेस पार्टी के शासन ने संविधान का संघात्मक रूप एकात्मक बनाकर रख दिया। इसी तरह ब्रिटेन में संवैधानिक राजनीतिक तंत्र के स्थान पर निरंकुश राजतंत्र का होना संविधान के आधार पर राजनीतिक व्यवहार को सामने की चुनौती देता है और इसीलिए व्यवहारवादी विचारक तुलनात्मक राजनीति को कानूनी सीमाओं के पास से मुक्त करके व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर देते हैं और ताकि राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकता को समझा जा सके। और उनका कहना है कि संस्थागत अध्ययन की बजाय अनौपचारिक तत्वों को भी तुलनात्मक राजनीति में स्थान मिलना चाहिए। और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक तुलनात्मक राजनीति में राजनीति की व्यवहारिकता पर भी बल देते हैं। उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन व तुलना ही पर्याप्त नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार व्यवहारिक बनती है तथा राजनीतिक संस्थाओं का वास्तविक व्यवहार कैसा है, इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं व गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित तथ्यों को भी शामिल करना चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना है कि हर राजनीतिक समाज में राजनीतिक गतिविधि हर तरह से शासन तंत्र के आसपास ही चक्कर काटती रहती है और इसी से हर राजनीतिक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जीन ब्लोडेल ने लिखा है कि तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उन तरीकों का जो समाज में मूल्यों का अधिकृत विवरण होते हैं परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण मूल्यों के नियमन, रूपांतरण तथा क्रियान्वयन से संबंधित होता है और इसी प्रकार तुलनात्मक राजनीति में मूल्यों की त्रिमुखी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह व्यवहारवादी विचार तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र मूल्यों के नियमन, रूपांतरण तथा क्रियान्वयन तक ही सीमित मानते हैं।
तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है कि सीमा संबंधी के बारे में सभी राजनीतिक शास्त्री इस बात से तो सहमत है कि इसमें सरकारी ढांचे के साथ साथ सरकारों की कार्यप्रणाली तथा गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक कार्य व व्यवहार शामिल है। और इनके बारे में दो दृष्टिकोण है, कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। और इन दृष्टिकोणों की उपयुक्तता को लेकर भी राजनीतिक शास्त्रियों में परस्पर विवाद है। और कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहार तथा सरकारी ढांचे में संरचना गया है और औपचारिक अध्ययन पर भी बल देते हैं। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण के आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार का अध्ययन स्थायी व दिखावटी होगा और वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। चीन और रूस की संवैधानिक विविधि से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था व उसके व्यवहार का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और इससे राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार का सही आंकलन नहीं किया जा सकता। संविधान का संघात्मक रूप एकात्मक बनकर रख दिया और इसी तरह ब्रिटेन में संवैधानिक राजनीतिक तंत्र के स्थान पर निरंकुश राजतंत्र का होना संविधान के आधार पर राजनीतिक व्यवहार को समझने की चुनौती देता है। और राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकता को समझा जा सके, उनका कहना है कि संस्थागत अध्ययन की बजाय अनौपचारिक तत्वों को भी तुलनात्मक राजनीति में स्थान मिलना चाहिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थकों तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवहारिकता पर भी बल देते हैं और उनका कहना है कि औपचारिक अध्ययन व तुलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार का व्यवहारिक बनती है जिससे तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं व गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित तथ्यों को भी शामिल करना चाहिए। और राजनीतिक गतिविधि हर तरह से शासन तंत्र के आसपास ही चक्कर काटती रहती है। जीन ब्लोनेन ने लिखा है कि तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उन तरीकों का समाज में मूल्यों का अधिकृत विवरण होते हैं और ये परीक्षण मूल्यों के नियमन, रूपांतरण तथा क्रियान्वयन से संबंधित होता है। और इस तरह व्यवहारवादी विचारक तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र मूल्यों के नियमन, रूपांतर तथा क्रियान्वयन तक ही सीमित मानते हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से संबंधित दूसरा विवाद मानकों तथा व्यवहारों का विवाद है। मानकों का आधार कानूनों व नियमन होते हैं और यह आवश्यक नहीं कि राजनीतिक व्यवहार कानूनों व नियमों के अनुकूल ही मानकों का आधार कानून व नियम होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि राजनीतिक व्यवहार कानूनों व नियमों के अनुकूल ही हो। इसकी प्रतिकूलता तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। यदि मानकों के अनुसार ही राजनीतिक व्यवहार रहे तो तुलना करना आसान होता है और बाह्य कार्यशक्ति के प्रयोग से कानून व नियमों पर आधारित मानक अशुद्ध होते हैं। इसीलिए राजनीतिक व्यवहार के बारे में यह देखना भी आवश्यक होता है कि वे मानकों के अनुकूल या प्रतिकूल हैं। यद्यपि राजनीतिक व्यवहार व मानकों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, ये दोनों गत्यात्मक हैं। जो मानक व व्यवहार आज हैं, आगे भी इनका वैसा ही होना अधिक संभव नहीं है। इसीलिए इन दोनों में साम्य व गतिरोध का होना स्वाभाविक ही है। और मानकों चवत उद्देश्य में परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन का कारण बन सकता है और व्यवहार भी नए मानकों की स्थापना का कारण हो सकता है। इसीलिए राजनीतिक व्यवहार व मानकों के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण होता है। यदि इनकी उपेक्षा की जाए तो राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि मानक व व्यवहार सरकार की जीवित संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। उपयुक्त विवेचन के बाद ये कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति में न केवल विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं उनके कार्यों का ही अध्ययन शामिल नहीं है, बल्कि इसमें गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक कार्य व व्यवहार भी शामिल हैं। आज तुलनात्मक राजनीति में शासन प्रणाली व उसके राजनीतिक व्यवहार के सामने समान व असमान दोनों तत्व ही शामिल हैं। मुनरो, हसनम, फाइनर, लास्की जैसे विद्वानों के प्रयासों ने अरस्तु के तुलनात्मक अध्ययन को बहुत व्यापक बना दिया है और आज तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र पश्चिमी देशों की सरकारों या राजनीतिक संस्थाओं व उनके व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रसार तृतीय विश्व तक हो चुका है। अब राज्य से संबंधित संस्थाओं व संगठनों की बजाय गैर राजकीय संस्थाओं
वे उनके व्यवहारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। तो उपरोक्त विवेचना के बाद ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्थाओं या उनके कार्यों का ही अध्ययन शामिल नहीं है, बल्कि तुलनात्मक राजनीति में शामिल प्रणाली व उसके राजनीतिक व्यवहार के समान व असमान दोनों तत्व ही शामिल है। मुंडो हसनम फाइनर लास्की जैसे विद्वानों के प्रयासों ने अरस्तु के तुलनात्मक अध्ययन को बहुत ही व्यापक बना दिया है और आज तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं व उनके व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तृतीय विश्व तक हो चुका है। अब राज्य से संबंधित संस्थाओं व संगठनों की बजाय गैर राजनीतिक संस्थाओं व उनके व्यवहार। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति का महत्व। आज राजनीतिक व्यवहार को तुलनात्मक आधार पर समझने के लिए नए नए दृष्टिकोण का उपागम विकसित हो रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन या राजनीतिक महत्व इन बातों से दृष्टिगोचर होता है। फर्स्ट है राजनीतिक व्यवहार को समझना, राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, राजनीति में सिद्धांत निर्माण, प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रमाणित। थर्ड है राजनीति में सिद्धांत निर्माण। फर्स्ट इज राजनीतिक व्यवहार को समझना। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन देश विदेश की राजनीति व राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन द्वारा विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं की समानताओं व असमानताओं का ज्ञान कराता है। इस घटना चक्रों का भी ज्ञान होता है और तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक अभियोजनों को भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसी के आधार पर वे राजनीतिक व्यवहारों व दृष्टिकोणों की जांच परख करके उनकी प्रासंगिकता जांचते हैं। तुलनात्मक अध्ययन राजनेताओं के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। इसके द्वारा वे जनता के लिए योग्य सुझाव प्रस्तुत करते हैं और बदलते राजनीतिक व्यवहार के मानकों की जानकारी भी ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए राजनेता मतदान व्यवहार के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष तुलनात्मक आधार पर ही निकाल सकते हैं कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे अधिक भूमिका किस तत्व की है और तुलनात्मक राजनीति का महत्व विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिकों के साथ साथ जनसाधारण के लिए भी होता है। इससे हम ये भी भली भांति जान सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक समाज के लोगों का राजनीतिक व्यवहार परस्पर अलग क्यों होता है और उसके मूल्य और विधियां कौन सी हैं जो वे एक दूसरे को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को सरलता से समझा जा सकता है। तो राजनीतिक व्यवहार को समझना। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन देश विदेश की राजनीति व राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होता है और इससे राजनीतिक घटना चक्रों का भी ज्ञान होता है और इसी के आधार पर वे राजनीतिक व्यवहारों व दृष्टिकोण की जांच। इसके द्वारा वे जनता के लिए योग्य सुझाव प्रस्तुत करते हैं और बदलते राजनीतिक व्यवहार के मानकों की जानकारी भी ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए राजनेता मतदान व्यवहार के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष तुलनात्मक आधार पर ही निकाल सकते हैं और तुलनात्मक राजनीति का महत्व विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिकों के साथ साथ जनसाधारण के लिए भी होता है और उसके मूल्य और विधियां कौन सी हैं जो एक दूसरे को समझने के लिए प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा वे राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को सरलता से समझा जा सकता है। सेकेंड है राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। अरस्तु के समय से ही तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1955 के बाद व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति को तुलनात्मक आधार पर एक विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया है और व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार की निरंतरताओं या नियमितताओं का पता लगाकर सामान्यीकरण के आधार पर सिद्धांत विकसित करने के प्रयास किए हैं, क्योंकि यही सामान्यीकरण वैज्ञानिकता का आधार है और तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का पता लगाकर उनके कारणों का भी पता लगाया जा सकता है और इस तरह व्यवहारवादियों के प्रयासों से ही आज राजनीतिक विज्ञान राजनीति का विज्ञान बनने की ओर अग्रसर है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। अरस्तु के समय से ही तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और 1955 के बाद व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति को तुलनात्मक आधार पर एक विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया और सामान्यीकरण के आधार पर सिद्धांत विकसित करने के प्रयास किए हैं, क्योंकि यह सामान्यीकरण वैज्ञानिकता का आधार है
तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का पता लगाकर उनके कारणों का भी पता लगाया जा सकता है और राजनीतिक विज्ञान का बनने की ओर अग्रसर है। राजनीतिक विज्ञान का बनने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट है राजनीति में सिद्धांत निर्माण। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का पता चलने से सिद्धांत निर्माण करना आसान हो जाता है और राजनीतिक शास्त्र में ऐसे सिद्धांतों की तलाश की जा रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक हो और तुलनात्मक राजनीतिक अनुमाविक सिद्धांतों तक पहुंचने में सहायता करती है। यह अनुभाविक सिद्धांत ही राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझने में मदद करते हैं और इससे राजनीतिक शास्त्री स्वयं तथ्यों का संकलन करने के लिए राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन करता है। आदर्शरीत सिद्धांत की कल्पना पर आधारित होने के कारण सिद्धांत निर्माण ठोस तथ्यों के अभाव में नहीं हो सकता। इसीलिए अनुभाविक सिद्धांत ही राजनीतिक वास्तविकताओं से सीधा संबंध रखता है और इसी कारण से तुलनात्मक राजनीति आदर्शरीत सिद्धांतों की बजाय अनुभाविक सिद्धांतों के अधिक समीप होती है। यथार्थ राजनीतिक व्यवहार की तुलना करना ही अनुभाविक सिद्धांतों का निर्माण करना है और इसी तरह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व राजनीतिक व्यवहार के संबंध में सिद्धांत निर्माण में है। थर्ड पॉइंट क्या है? राजनीति में सिद्धांत निर्माण। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का पता चलने से सिद्धांत का निर्माण करना आसान हो जाता है और तुलनात्मक राजनीति अनुमाविक सिद्धांतों तक पहुंचने में सहायता करती है और इसमें राजनीतिक शास्त्री स्वयं तथ्यों का संकलन करने के लिए राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन करते हैं और इसी कारण से तुलनात्मक राजनीति आदर्श सिद्धांतों की बजाय अनुभाविक सिद्धांतों से अधिक समीप होती है और ये इस तरह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व राजनीति के संबंध में सिद्धांत निर्माण में है। तो ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।